हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हे गाइस, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सभी के साथ द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल और द हिंदू के एडिटोरियल के साथ। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आज का द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल का हिंदी वर्जन है, तो आप इसको देख सकते हैं आसानी से। वहीं पे ये सेकंड टॉपिक आप देख सकते हैं और ये रहा आज का द हिंदू का एडिटोरियल। सो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं और चलिए समझने की ट्राई करते हैं दोस्तों क्या है आज के पार्टिकुलर एडिटोरियल में, और समझने की ट्राई करते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही एडिटोरियल का हिंदी वर्जन बनाकर और साथ ही साथ उसका जो इंग्लिश वर्जन का ट्रांसलेशन है हिंदी वर्जन में वो हमने किया है। तो इसको करने में थोड़ी काफ़ी मुश्किलें आती हैं, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही सही और सटीक प्रोवाइड किया जाए। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों, अगर ये कंटेंट और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और ऐसे उन सारे ही दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस प्रकार के कंटेंट को नहीं पा रहे हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक करने के साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट से आप हमेशा रहें अवेयर। चलिए शुरू करते हैं और समझने की ट्राई करते हैं आज का एडिटोरियल। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं बात करी जा रही है द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल की, और फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक दिया गया है बादल वाले दिन। तो ये किस रेफरेंस में लिया गया है, आइए पूरी एडिटोरियल को पढ़ने के बाद ही इसको समझ पाएंगे। तो कहते हैं जैसे जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए नीति सख्त करते हैं वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण बिगड़ना हुआ प्रतीत होता है। अच्छा, ये किस रेफरेंस में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अगर आप पूरा एडिटोरियल सुनेंगे और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि आपको क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। कहा जा रहा है 2 साल बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था हाल के इतिहास में सबसे गंभीर आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। आर्थिक दृष्टिकोण एक बार फिर से धूमिल हो गया है। अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के जुलाई अपडेट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF ने इस साल वैश्विक विकास के अपने अनुमान को घटाकर लगभग 3.2% कर दिया है। अच्छा, ये आप डाटा जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये IMF का डाटा है जो कि इसके पहले के 3.6% की उम्मीद से कम है। इन नवीनतम अनुमानों का अर्थ है कि विश्व आर्थिक विकास 2021 में 6.1% पहुंचने के बाद 2022 में तेजी से 3.2% तक धीमा हो जाएगा। समान रूप से चिंताजनक अगले वर्ष के लिए विकास की उम्मीदों में और भी गंभीर संशोधन है। फंड अब 2.9 पर विकास की उम्मीद करता है प्रतिशत और अपने अप्रैल के पूर्वानुमान से 0.7% अंक नीचे है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हिंदी वर्जन में एक बार चीज़ों को सुन भी लेते हैं तो वो हमारे माइंड में समझ में आ जाता है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की मैच्योरिटी आपके अंदर भी आनी चाहिए कि हिंदी वर्जन को देखकर उसको समझ कर और बस उसको अपने अकॉर्डिंग राइट कर नोट्स बना के बस उसका रिविज़न करते चलें। तो यहाँ पे ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे तो समझ नहीं आ रही। हाँ, जहाँ लगेगा मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। आगे बोलते हैं बड़े हिस्से में विकास अनुमानों में कमी विकसित अर्थव्यवस्थाओं विशेष रूप से अमेरिका में तेज मंदी की उम्मीदों से प्रेरित है क्योंकि केंद्रीय बैंक बढ़ती मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए नीति को सख्त करते हैं। मुद्रास्फीति एक वैश्विक घटना है। फंड ने अपने पूर्वानुमानों को उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतों के पीछे बढ़ा दिया है। यह अब उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 6.6% और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 9.5% पे मुद्रास्फीति की उम्मीद करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये भी कहते हैं कि मौद्रिक स्थितियों के सख्त होने से उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा। गुरुवार को जारी आंकड़े से पता चला है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में सिकुड़ गई थी क्योंकि व्यवसाय द्वारा खर्च किया गया था और उपभोक्ता व्यय की गति धीमी हो गई थी। इससे एक दिन पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी नीतिगत दर में 75 आधार अंकों
की वृद्धि की थी। दूसरी बार दर को बढ़ाकर 2.25 से आगे ये बताते हैं कि 2.25% कर दिया गया है, क्योंकि मुद्रास्फीति रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। फेड के फैसले के बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में बढ़ोतरी की गति को कम करने का विचार जोर पकड़ रहा है। हालांकि श्रम बाजार के काफ़ी तंग रहने के कारण फेड कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, इस पर काफ़ी अनिश्चितता है। ओके सो आगे देखते हैं। अमेरिका में मंदी परिभाषा में अंतर के बावजूद चीन में तेज मंदी के साथ साथ फंड ने देश के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 1.1% अंक कम कर दिया है। दोस्तों, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए यह एक गंभीर परिणाम होगा। कुछ आगे की चीज़ें देख लेते हैं दोस्तों। आगे लास्ट में कंक्लूजन के रूप में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। बोलते हैं भारत के लिए फंड ने अपनी उम्मीदों को 8.2% घटाकर 7.4% कर दिया है। यह आरबीआई के पूर्वानुमान के अनुरूप है, जिसमें 7.2% की वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि आरबीआई के अपने आकलन में भी वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर औसतन लगभग 4% ही रहेगी। वैश्विक विकास और व्यापार को धीमा करने वाले मौद्रिक स्थितियों के कमजोर होने के मौजूदा व्यापक आर्थिक माहौल को ध्यान में रखते हुए विकास के घरेलू चालकों के कमजोर होने के कारण उच्च विकास पथ पर वापस लौटना मुश्किल साबित हो सकता है। तो ये था कुछ एडिटोरियल के बारे में। काफ़ी कुछ चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड यहाँ पे बताई गई हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप यहाँ तक की चीज़ों को समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके या फिर उसको रिपीट करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज कर लें। यहाँ पे जो भी आप देख पा रहे हैं उसको पॉज करके खुद से पढ़ के और समझने की ट्राई करिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कई बार कि अगर उसे नहीं समझा पा रहे हैं तो उसका गलत मतलब आप निकालें। बस ये समझें कि जो भी हमारे काम का है बस उसको ले लें, और जो हमारे काम का नहीं है उसके बारे में ज़्यादा क्रिटिसिज्म ना करें, क्योंकि एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी आपके अंदर डेवलप करनी है तो आपने अच्छी चीज़ों को अपने अंदर रखनी है, बुराइयों को दूर रखनी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ों को समझेंगे और बिना किसी आलोचना के अपनी तैयारी को गति देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। यहाँ पे कहा गया है एक आदमी का नियम। अच्छा, ये किस हिसाब से कहा गया जा रहा है, आइए समझते हैं। कैस सैयद के तहत ट्यूनीशिया संवैधानिक सत्तावाद में फिसल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे ट्यूनीशिया से रिलेटेड एक न्यूज़ पार्टिकुलर एडिटोरियल है, जहाँ पे संवैधानिक जो सत्तावाद है वो कहीं कहीं उससे फिसल रहा। तो इससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। आइए जानते हैं क्या है इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जो भी मतदाताओं ने जो ट्यूनीशिया के मतदाता हैं ने एक नए संविधान का समर्थन कर उसको मजबूत राष्ट्रपति पद की वापसी को देखेगा। वहीं पे आगे ये भी कहा जा रहा है कि संसदीय लोकतंत्र के साथ ट्यूनीशिया का संक्षिप्त प्रयोग समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति कैस सैयद, जिन्होंने पिछले साल प्रधानमंत्री हिचेम मेचेची की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया और संसद को निलंबित कर दिया, जिसे उन्होंने बाद में भंग कर दिया, संवैधानिक परिवर्तनों पर जोर दे रहे जो उनके एक व्यक्ति शासन को संस्थागत बना देंगे। अच्छा, आगे थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। और आगे ये भी कहते हैं कि पिछले एक साल में श्री सईद ने खुद को और अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए डिक्री के माध्यम से देश पर शासन किया है। उन्होंने कई न्यायाधीशों को निकाल दिया है, चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्थानों को जब्त कर लिया है, राजनीतिक दलों को दरकिनार भी कर दिया है, जिसमें एन्नाहदा इस्लामवादी पार्टी शामिल है, जिसमें भंग संसद में सबसे अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि थे। नए संविधान के साथ जो उन्हें सरकार बनाने, मंत्रियों के नाम, न्यायाधीशों की नियुक्ति और यहां तक कि मौजूदा कानूनों के लिए अंतिम अधिकार प्रदान करता है। श्री सैयद अनियंत्रित शक्तियों के साथ ट्यूनीशिया पर शासन करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार बदली है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के कई देशों में अब अरब वसंत के विरोध प्रदर्शनों के बाद तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए ट्यूनीशिया एक चमकदार उदाहरण है। अच्छा, इसे आप
अपने जीएस के पेपरों में कोट कर सकते हैं। जबकि बाकी ने विदेशी हस्तक्षेप प्रतिक्रांति या व्यापक अराजकता देखी है। ट्यूनीशिया को एक नया संविधान और बहुदलीय सरकारें मिली है, लेकिन श्री सैयद, जो 2011 के क्रांति की भावना का प्रतिनिधित्व करने का भी दावा करते हैं, ने प्रभावी रूप से उत्तरी अफ्रीका देश को पूर्ण राष्ट्रपति पद पर वापस ले लिया है, जो कि आगे ये भी बताता है जो कि संवैधानिक सत्तावाद में फिसल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जब श्री सईद एक पूर्व कानून प्रोफेसर जिनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं था 2019 में राष्ट्रपति चुने गए थे, तो बहुतों ने उनसे इतने कम समय में देश के भाग्य को फिर से लिखने की उम्मीद नहीं की थी। जबकि जब ये ट्यूनीशिया के बिगड़ते आर्थिक और सीओ यहाँ पे देख सकते हैं COVID ट्रिगर स्वास्थ्य संगठन के बीच राजनीतिक अस्थिरता में गिर गया है, जो श्री सईद को अपने अधिकार का विस्तार करने का अवसर मिला है। उन्होंने ट्यूनीशिया की समस्याओं के लिए देश की संसदीय प्रणाली और राजनीतिक वर्ग के बीच अंतर्कलह को जिम्मेदार ठहराया। संसदीय लोकतंत्र को निलंबित करने का उनका कदम उस समय अपेक्षाकृत लोकप्रिय था। अच्छा आगे देखते हैं। लेकिन ट्यूनीशिया ने श्री सैयद के प्रत्यक्ष शासन के तहत बहुत कम प्रगति देखी। उनकी लोकप्रियता पिछली गर्मियों में 82% से गिरकर इस साल अप्रैल में 59% रह गई। पिछले वर्ष 9.2% संकुचन के बाद 2021 में देश की अर्थव्यवस्था 2.9 बढ़ी है। बेरोजगारी 16%, मुद्रास्फीति 8.1% है। बढ़ते राजकोषीय घाटों और चालू खातों या फिर खाते की कमी का सामना करते हुए सरकार IMF के साथ $4 अरब के ऋण के लिए बातचीत कर रही है। आगे देखते हैं। आगे ये भी कहा जा रहा है कि लेकिन ऋण के साथ आने वाली किसी भी लागत कटौती के उपाय का देश के शक्तिशाली संघों द्वारा कड़ा विरोध किया जाएगा। जनमत संग्रह में जनता का बढ़ता असंतोष देखा गया। शासन के उच्च डेसिबल प्रचार के बावजूद केवल 30% पंजीकृत मतदाता मतदान केंद्रों पर आए, क्योंकि अधिकांश राजनीतिक दलों ने बहिष्कार का आह्वान किया था। श्री सैयद ने भले ही हाँ के वोट से जीत हासिल की है, लेकिन बढ़ती आर्थिक बीमारियों, एक अलग थलग विपक्ष और जनता के बीच बढ़ते असंतोष के साथ उन्हें तूफान के माध्यम से ट्यूनीशिया को अपने क्रांतिकारी उत्साह में ले जाना मुश्किल होगा। अगर वह विफल रहता है तो उसके पास खुद के अलावा और कोई दोस्त नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी नए इलेक्ट हुए हैं ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट, और उनके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या वो फेस करने वाले हैं, और इवन ये भी बताएगी कि वहाँ की बेरोजगारी कितने परसेंटेज है, वहाँ की जो भी इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो कितने प्रतिशत है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्कस करी गई है। इसका एग्जांपल दिया जा सकता है कि अब कुछ ऐसे राष्ट्र जो अभी भी इलेक्शन को बहुत अच्छा नहीं मानते, यानी कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको अच्छा नहीं मानते, तो उसमें से ये एक ऐसी कंट्री है जो लोकतंत्र को, या फिर हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक को, अपने देश में जगह दे रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये कैसा है इनका ये इम्प्लीमेंटेशन, और किस प्रकार आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे बताइएगा दोस्तों। तो ये था आज इस पार्टिकुलर द हिंदू का एडिटोरियल, और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई होंगी तो आप एक बार इसको ज़रूर रिपीट करके देखें और वीडियो को पॉज करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ने की ट्राई करें और अपने शब्दों में इसको समझने की, और साथ ही साथ इसको अलग से नोट डाउन कर रिवीजन की दृष्टि से पढ़ने में ये आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो चलिए फिर वीडियो के पेंट करते हैं। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बेझिझक आप हमारे साथ शेयर करिए। हमारे लेवल का अगर वो होगा तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे आपके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और एक बार लास्ट में बस छोटी सी रिक्वेस्ट, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा, यूनिक लग रहा, तो बस लाइक शेयर करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं कि आगे इस प्रकार की चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएँ टाइम पर। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर इसको जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।